नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार परीक्षा जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत अमेरिका रिलेशन पर। और चर्चा करें भी क्यों ना कि भारत वैश्विक स्तर पर एक उभरता हुआ शक्ति है और अमेरिका वर्तमान में पूरी दुनिया का महाशक्ति है। और दोनों के जो संबंध प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, तो उस प्रगाढ़ता की स्थिति को की चर्चा हम क्यों ना करें। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और इसका लाभ ले सकें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है भारत अमेरिका संबंध। भारत अमेरिका संबंध। भारत अमेरिका संबंध। भारत अमेरिका संबंध ये आपका इंडिया हो गया। ये एशिया में बसा हुआ है। क्या है? ये एशिया में बसा हुआ इंडिया आपका हो गया। और ये अमेरिका हो गया। ये क्या हो गया? अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में बसा हुआ है। ये एशिया महाद्वीप में बसा हुआ है। ये क्या हो गया? भारत। भारत की अमेरिका की आबादी लगभग 34 करोड़ है। लगभग 34 करोड़। और भाषा इसकी अंग्रेजी है। भाषा अंग्रेजी है। क्या देख रहे हैं कि भारत एशिया में बसा हुआ, एशियाई महाद्वीप में बसा हुआ है, तो अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बसा हुआ है। अमेरिका की आबादी लगभग 34 करोड़ है। भाषा इसकी अंग्रेजी है। वर्तमान में पूरी दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिका महाशक्ति है। सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात, सेकेंड वर्ल्ड वार से 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ, तब तक दुनिया क्या थी? बायपोलर थी। अर्थात एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ यूएसएसआर, जो वर्तमान में रसिया है। 1991 में यूएसएसआर के विघटन के पश्चात पूरी दुनिया में एक ही महाशक्ति बचा। जो महाशक्ति बचा, उसी महाशक्ति का नाम है अमेरिका। और वर्तमान में विशेषकर भारत के साथ 1991 के पश्चात अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ होते चले गए। क्या? अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ होते चले गए। उन संबंधों प्रगाढ़ होते संबंधों के पीछे क्या तर्क है? ऐसी क्या परिस्थिति थी कि 1991 तक भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ज्यादा प्रगाढ़ नहीं हुए और 1991 के पश्चात भारत और अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ होते चले गए। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये इंडिया है। क्या है? इंडिया है। सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया था। क्या? गुटनिरपेक्ष आंदोलन को, नेम को भारत ने अपनाया था। नेम के अपनाने के पीछे तर्क ये था कि ये भारत का उत्तरी बॉर्डर हो गया। क्या है? ये उत्तरी बॉर्डर, जहां पर कौन है? चीन है। और ये इसका दक्षिणी बिंदु है। और दक्षिणी बिंदु साथ ही साथ देखते हैं तीनों तरफों से ये महासागरों से घिरा हुआ। नेवी में ब्रिटेन की नेवी बहुत मजबूत थी। ब्रिटेन की नेवी बहुत मजबूत थी। और उत्तर में बसा हुआ कौन था? उत्तर में चाइना, कम्युनिस्ट कंट्री। तो हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, साथ ही साथ दोनों यूएसएसआर और अमेरिका से बेहतर संबंध को लेकर हमने गुटनिरपेक्ष मूवमेंट को अपनाया। फिर देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता को अपनाने के पश्चात हम किसी खेमा में नहीं गए, लेकिन यहां पर बसा हुआ जो पाकिस्तान है, क्या? पाकिस्तान, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होते हुए भी अमेरिका ने सीटो और सेंटो नामक जो सैनिक संगठन बनाया था। किस लिए? यूएसएसआर के को रोकने के लिए। उसमें पाकिस्तान क्या हो गया? शामिल हो गया। पाक शामिल हो गया। अर्थात ये अमेरिका के खेमे में चला गया। अब निश्चित रूप से जब ये अमेरिका के खेमे में गया, तो ये पाकिस्तान भारत का विरोधी है। तो अमेरिका क्या भारत को सपोर्ट करेगा? नहीं। अब देखते हैं 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, अर्थात अब अमेरिका को किसी की चुनौती नहीं रही। तो इसकी सांदर्भिकता क्या है? उससे पहले ही जब यूएसएसआर कमजोर होने लगा,
जो जो यूएसएसआर कमजोर होता गया त्यों त्यों देखते हैं कि सीटों और सेंटों की सांदर्भिकता कम होती गई, इस कारण पाकिस्तान की सांदर्भिकता कम होती चली गई। और 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो विघटन होने के पश्चात अमेरिका पूरी दुनिया का यूनिपोलर एकमात्र महाशक्ति बचा, और वो उसने अमेरिका ने अपने संबंधों को पूरी दुनिया के देशों के साथ एक नया आयाम देना शुरू किया। क्या किया? एक नया आयाम। चूंकि उसकी मुख्य जो चुनौती थी वो चुनौती खत्म हो चुका था, अब उसका दूसरा चुनौती था चाइना। कौन था? चाइना। चाइना यहां पर बसा हुआ है। अब इसे काउंटर करने के लिए उसे एक ऐसे मुल्क की जरूरत थी जो इसमें उसे स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट करे, उसे सहयोग करे। तो इस नजरिए से उसे भारत ज्यादा मुफीद लगा। अब पाकिस्तान असंदर्भिक हो चुका है, अब भारत उसके लिए संदर्भ लिए हुए है। तो 90 के पश्चात देखते हैं कि अमेरिका भी क्या है, अमेरिका की भी प्रकृति क्या है? लोकतंत्र की है। इंडिया की भी प्रकृति क्या है? लोकतंत्र की है। अर्थात यहां भी लोकतंत्र है, अमेरिका में, इंडिया में भी लोकतंत्र है। यहां पर दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, और इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अर्थात हमने दोनों की प्रकृति लोकतंत्र है, अर्थात लोकतंत्र के मामले में दोनों के नेचर में समानता है। दूसरी बात, आधार, ऐतिहासिक बैकग्राउंड। तो देखते हैं यह भी ब्रिटिश उपनिवेश रहा है। क्या है? ब्रिटिश उपनिवेश रहा है, ब्रिटिश उपनिवेश रहा है। अमेरिका भी ब्रिटिश उपनिवेश रहा है। अमेरिका भी क्या रहा है? ब्रिटिश उपनिवेश रहा है। अब दो चीजों में कि ब्रिटिश उपनिवेश के मामले में फिर दोनों में साम्यता है। और 90 के दशक के पश्चात अमेरिका के इन्वेस्टर का क्या, अमेरिकन इन्वेस्टर का इंटरेस्ट अमेरिका में, इंडिया में बढ़ने लगा। अमेरिकन इन्वेस्टर्स का ध्यान कहां बढ़ने लगा? इंडिया में बढ़ने लगा। चूंकि भारत के पास क्या था? बहुत बड़ा बाजार था। भारत के पास क्या था? बहुत बड़ा बाजार था। साथ ही साथ इन्वेस्ट के लिए इन्वेस्टर को एक बड़ा बाजार मिला। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जरूरत थी कि नए वैश्विक परिदृश्य में इसे एक नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जरूरत थी जो उस कमी को इंडिया पूरा कर सकता था। नए दोस्त की कमी को इंडिया पूरा कर सकता है। तो अमेरिका का ये इंटरेस्ट था, एक इसका बहुत बड़ा भारत का मार्केट बाजार, दूसरा एशिया में एक नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। साथ ही साथ देखते हैं 2001 में मध्य एशिया से उसे डायरेक्ट अमेरिका को चुनौती मिलना शुरू हुआ। कहां से? अफगानिस्तान से। और अमेरिका में आकर WTC पर अटैक हुआ। कब? 2001 में। अर्थात अमेरिकन संप्रभुता को प्रत्यक्ष चुनौती मिला। कहां से? मध्य एशिया से, मध्य एशिया की सोच से। अब है क्या कि अमेरिका को तो जो WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो अटैक हुआ था उसके प्रत्युत्पन्न में, जवाबी कार्रवाई में एक मददगार की जरूरत थी। साथ ही साथ चाइना को काउंटर करने के लिए उसे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जरूरत है। बहुत बड़ा मार्केट है। अब भारत का क्या इंटरेस्ट रहा? भारत ने अपने दरवाजे को, अर्थात LPG को भारत अपना चुका था। LPG को भारत क्या कर चुका था? अपना चुका था, अपने मार्केट को ओपन कर चुका था। और भारत को तीव्र गति से विकास करने के लिए भारत को पूंजी की जरूरत थी, इन्वेस्टर की जरूरत थी। जो इन्वेस्टर कहां से पूरा हो सकता था? अमेरिका से पूरा हो सकता था।
अर्थात भारत को पूंजी और तकनीक की जो जरूरत थी वो हमें कहां से मिलने की संभावना थी, वो हमें अमेरिका से मिलने की संभावना थी। साथ ही साथ ये तो हमारा हो गया इससे पूंजीगत, और भारत में सर्विस सेक्टर, भारत के बहुत ज्यादा युवा लोग वो अमेरिका की तरफ रुख करने लगे। क्या करने लगे? वो अमेरिका की तरफ रुख करने लगे। अमेरिका की तरफ जब रुख करने लगे, अर्थात इनका झुकाव अमेरिका की, वहां से हमें रिमिटेंस भी आता है। क्या आता है? रिमिटेंस भी आता है। भारत का पड़ोसी मुल्क चीन भारत के लिए चुनौती उत्पन्न कर रहा था, और विशेषकर पाकिस्तान, चीन और उत्तर कोरिया, ये एशिया के बैलेंस ऑफ पावर को बिगाड़ रहे थे। तो इससे प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत को एक मजबूत दोस्त की जरूरत थी। क्या? एक मजबूत दोस्त की जरूरत थी। तो जहां पर हम यूएसए की तरफ हमने हाथ बढ़ाया, और आज ये हाथ बढ़ाकर हम इससे रक्षा संबंधी सौदा कर रहे हैं, परमाणु संबंधी सौदा कर रहे हैं। तो कुछ भारत के अपने नेशनल इंटरेस्ट थे, जिस नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, चूंकि यूएसएसआर के विघटन के पश्चात जो यूएसएसआर की जगह थी वो खाली हो चुका था। अर्थात भारत को एक मजबूत नए दोस्त की जरूरत थी, जिसकी पूर्ति कौन कर सकता था? अमेरिका कर सकता था। अर्थात कहीं ना कहीं दोनों देशों के मध्य, दोनों देशों के नेशनल इंटरेस्ट क्या हो रहे थे? फुलफिल हो रहे थे। अर्थात अमेरिका भारत का नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल कर रहा था, और भारत अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल कर रहा था। लेकिन ये तर्क थे, ये कारण थे कि जिससे अमेरिका भारत के नजदीक हुआ और भारत अमेरिका के नजदीक हुआ। परंतु जहां पर साथ रहते हैं, जरूरत नहीं है कि हर बातों पर हम सहमत हों। अमेरिका से हम हर बात पर सहमत नहीं हैं। कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जहां पर दोनों असहमत हैं, जहां पर असहमति के बिंदु हैं। अब धीरे धीरे करके हम एक एक करके उन बिंदुओं की तरफ चलेंगे। सबसे पहला है विवाद, दोनों देशों के मध्य विवाद के बिंदु। के मध्य अब भारत एवं अमेरिका के मध्य असहमति के कई बिंदु हैं। सबसे पहला है बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार। अब अमेरिका का बौद्धिक संपदा अधिकार जिन देशों के बौद्धिक संपदा अधिकार कानून से मेल नहीं खाता है, क्या करता है अमेरिका? उसे स्पेशल 301 की नजर में, श्रेणी में रखता है, उस पर स्पेशल नजर रखता है, प्रतिबंधित नजर रखता है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर भारत को स्पेशल 301 की श्रेणी में रखा है, श्रेणी में रखा है। अब भारत का इस मामले में कहना है कि आप हमें स्पेशल 301 में रखिए, भाई कुछ में भी रखिए, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर आप हमें स्पेशल 301 की श्रेणी में रख रहे हैं, के तहत रख रहे हैं, तो हम इस कारण हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका का बौद्धिक संपदा अधिकार भारत के बौद्धिक संपदा अधिकार से मेल नहीं खा रहा था। इस कारण उसने क्या किया? स्पेशल 301 की श्रेणी में रखा। भारत का इस पर कहना था ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे, प्रयास हम ये करेंगे कि हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार आपके कानूनों से मेल खाए। क्या करे? मेरा बौद्धिक संपदा अधिकार आपके कानूनों से मेल खाए। अगर मेल नहीं खा रहा है तो इसके लिए हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ समझौता नहीं करेंगे। एक बिंदु यह है जहां पर
भारत और अमेरिका दोनों के बीच में विवाद का बिंदु है और सहमति का बिंदु है। दूसरा बिंदु है H1B वीजा के संदर्भ में। दूसरा है H1B वीजा। अमेरिका अमेरिका उच्च शिक्षित तकनीकीविदों को ये वीजा उपलब्ध कराता है। जिस किसी व्यक्ति को H1B वीजा उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, वैसे लोगों को H4 वीजा भी प्राप्त होता है। H4 वीजा अर्थात पत्नी, बच्चे, माता पिता को भी वीजा दे दिया जाता है कि जो उच्च तकनीकविद हैं, जो वहां पर काम कर रहे हैं, जिन्हें H1B वीजा के तहत वहां पर वो परमिट लिए हुए हैं वहां पर रहने के लिए, वैसे लोगों के लिए H4 वीजा भी जारी किया जाता है, जो उनकी पत्नी, बच्चे और माता पिता के लिए होता है। तो भारत का कहना, चूंकि भारत का सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है, भारत का कहना है कि ये वाला जो वीजा है, ये वाला वीजा की संख्या को आप बढ़ाइए, ये वाले वीजा की संख्या को बढ़ाइए, और जो ऑलरेडी वहां पर रह रहे हैं उनको इस श्रेणी से आप बाहर कर दीजिए, आप नए लोगों के लिए संख्या बढ़ाइए। और इस बात का समर्थन जो अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी करती है। उनका भी कहना है कि चूंकि उन्हें योग्य और विशेषज्ञ और कर्मनिष्ठ व्यक्ति जो है अमेरिका में नहीं मिलते हैं, और अगर भारतीयों को ज्यादा मौका दिया जाएगा तो वहां की कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या होगा कि अगर वहां पर ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को अगर मौका दिया जाए तो वहां की कंपनियों का लाभ बढ़ जाएगा। इसलिए वहां की जो कंपनियां हैं वो भी H1B वीजा को बढ़ाने के समर्थक हैं, क्योंकि उनमें उनका लाभ निहित है। इस मुद्दे को भी, चूंकि अमेरिका इसकी संख्या बढ़ाने में आनाकानी कर रहा है, जिससे हमारे देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन LPG के तहत क्या था कि प्रवाह बिना बाधा के होना चाहिए। तो भाई बिना प्रवाह, बिना बाधा के होना चाहिए, तो वीजा पॉलिसी लाकर आप उसमें बाधा क्यों खड़ी कर रहे हैं? उस बाधा को दूर कीजिए, उस बाधा को आप दूर कीजिए। अर्थात H1B वीजा की जो संख्या है उस संख्या को आप और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। तीसरा पॉइंट है भारत पाक संबंधों को लेकर। भारत पाक संबंधों को लेकर अमेरिका पाक संबंधों को लेकर अमेरिका एवं पाकिस्तान के मध्य जो रिलेशन है, उस रिलेशन के तहत अमेरिका पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, सहायता करता है। सहायता, कैसी सहायता? आर्थिक सहायता। और इस आर्थिक सहायता का पाकिस्तान क्या करता है? बेजा इस्तेमाल करता है, गलत इस्तेमाल करता है, हथियार खरीदने पर इस्तेमाल करता है, आतंकवाद प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ाने पर यह खर्च करता है। तो भारत का कहना है कि अमेरिका पाक को बहुत ज्यादा आर्थिक सहायता ना करे, पाक उसे विकासात्मक कार्यों पर खर्च ना करके उसे खर्च करता है आतंकी गतिविधियों पर, और विशेषकर भारत के खिलाफ प्रयोग करता है। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक सपोर्ट के मामले में विचार करे। लेकिन अमेरिका कहता है कि उसे तालिबान के संबंधों में उसे पाकिस्तान की सहायता की जरूरत है, तो सहायता की दुहाई दी देता है। तो लेकिन अमेरिका पाकिस्तान से अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर लेता है, लेकिन यह चुनौती किसके लिए खड़ा कर देता है? भारत के लिए। तो भारत
अमेरिका पाक रिलेशन अच्छे होने चाहिए, लेकिन अमेरिका द्वारा दिए गए सहयोग का गलत इस्तेमाल करके भारत के लिए चुनौती खड़ा करना, यह भारत को पसंद नहीं है। इसलिए भारत अमेरिका का इस बात का विरोधी रहा है कि वो पाकिस्तान का आर्थिक सपोर्ट करता है। ठीक, इसके अलावे देखते हैं अफगानिस्तान के मुद्दे पर। अगला पॉइंट है अफगानिस्तान के मुद्दे पर। भारत, जो टॉप 5 इन्वेस्टर्स हैं जो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में अपना आर्थिक योगदान कर रहे हैं, भारत भी उसमें एक शामिल है। भारत भी क्या है, उसमें एक शामिल है। तो अभी तक जब तक वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, एडमिनिस्ट्रेशन का सिचुएशन सही ना हो जाए, तब तक वहां अमेरिकन फौज बनी रहे। लेकिन अमेरिका अब चाहता है कि वहां से हम जल्द से जल्द निकल जाए। वहां से जल्द निकलने पर क्या होगा, भैकंप होगा और तालिबान वहां पर पुनः काबिज होगा। तो इस स्थिति में भारत ने अभी तक जो उस पर मेहनत किया है अफगानिस्तान पर, उस पर पानी फिरने की संभावना है, जो कि भारत के हित के लिए अच्छा है, और जो अभी तक हमने किया है अफगानिस्तान के लिए वो भी मीनिंगलेस हो जाएगा। तो भारत और भारत अमेरिका के इस सोच से कि यहां से हम भैकम करके निकल जाएं, तो वहां इस चीज का विरोधी रहा है। और साथ ही जब वो अमेरिका वहां से निकल गया है, तो अफगानिस्तान में जो भी सरकार आई है, भारत अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि वहां भी वर्तमान में तालिबान की सरकार है, अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि भारत कि हमारे संबंध उनके साथ बेहतर बने रहे। और इस स्थिति में जब जब जरूरत हुई है अफगानिस्तान में, तब तब भारत ने उसे मदद भी किया है। और इसलिए इस कारण अफगानिस्तान की जो सरकार थी उसने भारत का शुक्रिया भी अदा किया। क्या किया, भारत का शुक्रिया भी अदा किया। इसके अलावे और कई कानून थे, जैसे कि कुछ ऐसे काट्सा एक्ट, कि भाई कोई अगर रशिया से रिलेशन रखता है, उससे हथियार खरीदता है, तो उस पर अमेरिका प्रतिबंध लगा देगा। तो भाई हम स्वतंत्र विदेश नीति के फॉलोअर हैं, हम किसी देश के साथ संबंध रखें, इससे आपका क्या जाता है। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की, भाई हम किसी से क्या संबंध रखते हैं, इससे आपको क्या, हम स्वतंत्र विदेश नीति हम का संचालन करते हैं, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जिससे फुलफिल होगा, हम उस देश से अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। किसी देश के आलोचना से या किसी देश के विरोध करने से हम किसी देश के साथ अपनी दोस्ती तोड़ेंगे। तो इस मुद्दे पर भी भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। एक वक्त की बात है, नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के मध्य बहुत तनाव बढ़ गया। तो अमेरिका पूरी दुनिया को डिक्टेट कर रहा था कि उत्तर कोरिया से संबंध नहीं रखोगे, उत्तर कोरिया से बातचीत नहीं करोगे। तो उस वक्त भारत की नेत्री थी सुषमा स्वराज, तो कहे कि वार्तालाप जारी रहनी चाहिए, कि गतिरोध खत्म हो, शांति की स्थिति कायम हो, हम आपकी बातों पर उत्तर कोरिया से रिलेशन क्यों तोड़ लें। बाद में क्या हुआ कि अमेरिका खुद जाकर सबसे पहले बातचीत करने के लिए दौड़ गया। अगर अमेरिका की बातों पर दूसरे लोग रहेंगे तो क्या करेंगे, अपना हाथ खुद जलाएंगे, अपना रिलेशन वो खराब करेंगे। तो भारत अमेरिका के प्रेशर में रहने वाला नहीं है। अर्थात इस तरीके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर दोनों में मतभेद भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी हैं जहां पर वो आगे भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। 2016 के पश्चात देखते हैं, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में, और 2016 में ही हम उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने। क्या बने, उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने। 2+2 डायलॉग शुरू हुआ। हथियारों हम अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए अमेरिका से हथियार भी खरीद रहे हैं। चाइना के मुद्दे पर हमारे पक्ष में खड़ा रहा। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर अमेरिका के साथ हमारी सहमति है, और बहुत सारे ऐसे भी बिंदु हैं जहां अमेरिका के साथ हमारे असहमति भी है। तो ये हमारा हुआ भारत अमेरिका संबंध। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।